आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रक्षा और एरोस्पेस की दुनिया में आए एक बहुत बड़े भूचाल के बारे में। एक ऐसा फैसला जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है और यह भारत के सबसे एम्बिशियस मिलिट्री प्रोजेक्ट की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दशकों पुरानी इस पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। और यही वो बड़ा सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। सोचिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL, वो कंपनी जिसने दशकों तक भारत की हवाई ताकत को बनाया है, उसे ही देश के फ्यूचर स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के एक इतने इंपॉर्टेंट फेज से बाहर कर दिया गया है। तो इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक बदलाव का इशारा है। एक ऐसा मोड़ जो आने वाले कई दशकों के लिए भारत के आसमान की तस्वीर तय करने वाला है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। HAL वो कंपनी जिसका नाम भारत के हर एक फाइटर जेट से जुड़ा है, उसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के प्रोटोटाइप बनाने की रेस से ही बाहर कर दिया गया है। अब ये फैसला जितना चौंकाने वाला है ना, इसके पीछे उतने ही गहरे कारण भी हैं। तो सवाल उठता है कि ये AMCA आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक और फाइटर प्लेन नहीं है, ये भारत का भविष्य है। एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर, मतलब एक ऐसा लड़ाकू विमान जो न सिर्फ दुश्मन के रडार से गायब हो सकता है, बल्कि अपने एडवांस सेंसर्स और नेटवर्किंग से हवाई जंग के सारे नियम ही बदल सकता है। ये इंडियन एयरफोर्स की अगली रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। तो अगर हेल बाहर है, तो सवाल है कि इस हाई स्टेक्स रेस में अब है कौन? अब मैदान में प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े खिलाड़ी उतर आए हैं। टाटा, भारत फोर्ज और L&T, इनके नेतृत्व वाले ग्रुप्स अब इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए compete कर रहे हैं। ये वाकई भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत है। अच्छा, इस फैसले को पूरी तरह से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये इतना हैरान करने वाला है ही क्यों, और इसका जवाब छिपा है HAL की उस 80 साल की बेजोड़ विरासत में, जिसने उसे इंडियन एविएशन का दूसरा नाम बना दिया था। जरा सोचिए, 80 सालों से HAL ही तो भारत की हवाई ताकत का दूसरा नाम रहा है। 1960s के मारूद फाइटर से लेकर फिर MiG-21, जैगवार, Su-30 MKI और आज के आधुनिक तेजस तक, HAL ने लगभग हर उस लड़ाकू विमान को या तो बनाया है या बनाने में मदद की है जो इंडियन एयरफोर्स ने कभी भी उड़ाया है। और यहीं पे ये कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, एक तरफ है HAL, जिसके पास फाइटर जेट्स बनाने का दशकों का तजुर्बा है, और दूसरी तरफ है प्राइवेट कंपनियां जो इस फील्ड में फ्रैंकली बिल्कुल नहीं है। तो फिर सरकार ने इतना बड़ा दांव खेला ही क्यों? चलिए, अब इस पहेली की परतें खोलते हैं। ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं जो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी की एक बिल्कुल नई दिशा की तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह समझनी होगी कि HAL को उसकी काबिलियत, उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाकर बाहर नहीं किया गया है। नहीं, मामला काबिलियत का नहीं बल्कि 3 बड़ी चीजों का है। पहली, कैपेसिटी यानी काम करने की मौजूदा क्षमता। दूसरी, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। और तीसरी, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच। तो पहली वजह है कैपेसिटी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 ट्रिलियन रुपए। ये HAL की मौजूदा ऑर्डर बुक का साइज है। मतलब कंपनी के पास पहले से ही इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं कि AMCA जैसे एक और महा प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने की उसकी क्षमता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे HAL की प्रोडक्शन लाइनें पूरी तरह से भरी हुई हैं। 180 तेजस MK-1A फाइटर्स, फिर नया LCA MK-2, 157% हेलीकॉप्टर, नए Su-30। लिस्ट बहुत लंबी है। तो ऐसे में AMCA प्रोटोटाइप के लिए रिसोर्सेज आते कहां से? अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे गंभीर वजह पर, अकाउंटेबिलिटी। तेजस मार्क 1A जैसे इतने क्रिटिकल प्रोग्राम में डिलीवरी में जो देरी हुई है, उसने भरोसे को बहुत कम किया है। देखिए, ये देरी सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें बदलना नहीं है, इसका सीधा असर हमारी एयरफोर्स की जंग की तैयारियों पर पड़ता है। बात इतनी गंभीर हो गई थी कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ को पब्लिक में आकर अपनी निराशा जाहिर करनी पड़ी। और जब किसी कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर ही कह दे कि उसे भरोसा नहीं रहा, तो ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल होता है। और अब तीसरी वजह, जो शायद सबसे दूर की सोच वाली है। ये मामला सिर्फ एक प्रोजेक्ट या एक कंपनी का नहीं है, बल्कि ये भारत के पूरे डिफेंस इंडस्ट्री के भविष्य को एक नई दिशा देने के बारे में है। जरा दुनिया की बड़ी ताकतों को देखिए, अमेरिका हो या चीन, उनके एरोस्पेस सेक्टर में किसी एक कंपनी का राज नहीं है, बल्कि कंपटीशन है।
लॉकहीड, बोइंग जैसी कई कंपनियां एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, जिससे बेहतर टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी आती है। भारत अब इसी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। तो असली मकसद है 80 साल पुरानी मोनोपोली को तोड़ना। सोच ये है कि प्राइवेट सेक्टर को लाने से एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनेगा। इससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और उम्मीद है कि डिलीवरी भी समय पर होगी। तो इन सब बदलावों के बाद अब सवाल ये उठता है कि एएमसीए प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है और इस नए सिस्टम में एचएएल का क्या रोल होगा। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एचएएल इस प्रोग्राम से पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ है, नहीं, उसे सिर्फ शुरुआती प्रोटोटाइप बनाने के फेज से बाहर रखा गया है। जब 2035 के आसपास एएमसीए का मास प्रोडक्शन शुरू होगा, तब एचएएल अपने इतने सालों के तजुर्बे के साथ प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगा सकता है। तो एएमसीए का आगे का रोड मैप अब बिल्कुल साफ है। पहले स्टेप में किसी एक प्राइवेट कंपनी को प्रोटोटाइप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फिर टारगेट ये है कि पहला विमान 2029 तक अपनी पहली उड़ान भरे और 2035 तक ये हमारी एयरफोर्स में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। हाँ, ये टाइमलाइन बहुत एम्बिशियस है, इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा दाव है। एक 80 साल पुराने सिस्टम को बदलकर एक नए कॉम्पिटिटिव मॉडल पर भरोसा किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बोल्ड स्टेप भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर इससे कुछ ऐसी नई मुश्किलें पैदा होंगी जिनके बारे में अभी सोचा भी नहीं गया है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।